क्या 2027 में आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देश ने को राजनीति से कैसे खत्म किया जाए, एक साजिश जैसी चल रही है लगातार। तो 2022 में आपको टिकट क्यों नहीं मिला? उन्होंने एक व्यूह रचना इस तरीके के हमारे ऊपर रचने का काम किया जिससे कि जो है हमारे चरित्र पे, हमारे मनोबल पे, हमें हर तरीके से नीचे करने में जो है लोगों ने एक आडंबर रचा। शाम को अगर मैं टीवी देखता था तो उसमें वही चल रहा है, सुबह मैं पेपर देख रहा हूं तो उसमें मेरे चरित्र हटने की बात चल रही है। कोर्ट के शरण में और अपने भगवान के शरण में था बस, मेरे को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। आप तो ओलंपिक संघ के हो, आप खेल से जुड़े हो, आपने हमारा स्टेडियम क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, जब जमीन नहीं दोगे तो हवा में बना देंगे स्टेडियम। अपने क्षेत्र दोरहाट के लिए क्या क्या विकास कार्य किए और क्या क्या योजनाएं आप अपने विधानसभा के लिए लेके आई? विकास कार्यों में दोरहाट विधानसभा पहले नंबर पर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस समय के पेपर, उस समय के मुख्यमंत्री जी ने ये विधानसभा में ये बात की और लोग बाग धरने में बैठ गए। वो योजना नहीं बन पाई। आए हुए 28 करोड़ रुपए वापिस। कोई कहता था कि घास काटने में भी टैक्स लगेगा, कोई कहता था गाय पालने में टैक्स लगेगा, कोई कहता बाजार जाने में टैक्स लगेगा, कोई कहता दूध बेचने में टैक्स लगेगा। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने 1 रुपए का टैक्स दिया है बताइए? तो राजनीति के अंदर में अब जो है केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है, केवल शराब का दौर चल चुका है। नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, आज द पहाड़ टॉक्स के जो मेहमान हैं वे बड़े ही खास हैं। खास इसलिए भी क्योंकि वो वर्तमान में ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और पूर्व में विधायक रह चुके हैं दोरहाट विधानसभा से, और पूर्व में उनके साथ काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही जिसकी वजह से वो 2022 का चुनाव नहीं लड़ पाए। तो आज हम इस पॉडकास्ट में देखेंगे कि उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई उसका क्या आज रिजल्ट रहा, क्योंकि कोर्ट में उन्हें इसके लिए क्लीन चिट मिल चुकी है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2027 के लिए माननीय विधायक जी जो महेश नेगी जी का 2027 के लिए क्या विजन है। तो आइए आज की बात पूर्व विधायक दोरहाट महेश नेगी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, आज हमारे प्रतिष्ठान पर आप आए। आपका, रोहित जी, आपका भी, और पहाड़ टॉक जो आपने नया चैनल चला रखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं आपका अपने प्रतिष्ठान में आज स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, मैं आपसे अपना पहला सवाल करूंगा क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं काफ़ी दूर दूर से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी के हमारे दर्शक हैं। क्योंकि वैसे तो आपको समूचा उत्तराखंड आपको जानता है, लेकिन फिर भी मैं हमारे दर्शकों के लिए और व्यक्तिगत अपने लिए भी आप अपने बारे में, अपने राजनीतिक परिचय के रूप में, अपने व्यक्तिगत परिचय के रूप में हमारे बीच में अपना संक्षिप्त परिचय रखिए। मैं महेश नेगी, आप सब जानते हैं, दोरहाट से बिलोंग करता हूँ और मेरी बेसिक पढ़ाई दोरहाट में हुई। फिर उसके बाद लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में हुई। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में पढ़ा। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ दिन वहाँ रहा, मेरठ यूनिवर्सिटी में भी थोड़ी दिन रहा। फिर मैं अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ से हुआ जी। और फिर उसके बाद मैंने NIS किया। NIS के बावजूद मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर उत्तराखंड में 12 साल की अपनी सेवा देने के बाद मुझे अपने, क्योंकि मैं दोरहाट क्षेत्र से था और मेरा बार बार दिल कहता था कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलजुल के उनके साथ विकास कार्यों की बात करूं, तो एक जुनून मेरे में था। उसी जुनून का फलस्वरूप है कि मैं अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ के, रिजाइन दे के राजनीतिक फील्ड में आ गया। और तब से आज तक मैं बहुत से पटल में, राजनीतिक पटलों में रहा और उसके बाद विधायक के रूप में भी 5 साल 2017 से लेके 2022 तक उत्तराखंड की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे दोरहाट विधानसभा के लोगों ने बैठाने का काम किया। और आज मैं आपके बीच एक ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के नाते मैं आपके बीच में हूँ। और क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में पढ़ने की वजह से स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हमेशा,
तो बचपन से ही खेलों का रुझान था, तो एथलेटिक्स में मैंने शुरुआत करी और 100, 200, 400 में 3 बार लगातार राष्ट्रीय चैंपियन बनने का मुझे गौरव भी प्राप्त हुआ और 200 मीटर का मेरे नाम का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बड़े लंबे समय तक रहा। और इन्हीं खेलों की बदौलत मैं खेल विभाग में भी रहा 12 साल, और इन्हीं खेल की बदौलत से जो है मैं इसमें उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी। माननीय विधायक जी, आपका जो राजनीतिक आपने सफर बताया, क्योंकि आप इससे पहले डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक आपने, क्योंकि आज हमारे देश में खेल को लेकर, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे वो हमारी खेल मंत्री हों, वो लगातार युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए जा रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं खेल की, आज के हमारे युवा नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं और आपका एक बहुत अच्छी मुहिम, जो हमने हमारे रिसर्च में हमें पता चला कि आप बहुत अच्छी एक मुहिम चलाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उस मुहिम के बारे में बात करें और उस पर आपने जो अभी तक जो रिजल्ट आपने देखे हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आज पूरा पहाड़ का हमारा जो है एक ढांचा नशे के जद में है जी। और जब मैंने राजनीतिक फील्ड में मैं जब आया, सामाजिक फील्ड में आया, तो मेरा पूरा उद्देश्य ये था कि मैं पूर्ण तरीके से विधानसभा दौराहाट से, फिर धीरे धीरे उसके बाद पूरे जिले से, फिर और प्रदेश से जो है नशे को मैं समाप्त कर दूं। उसी दौर में मैंने खेल युक्त नशा मुक्त का कार्यक्रम चलाया और आज जिसको चलाते हुए 20 साल करीब हो गए हैं। मैं हर साल पूरे विधानसभा दौराहाट के लोगों को खेल किट बांटने का काम करता हूं, खेल में प्रोत्साहित करने का काम करता हूं। जहां जहां भी हमारे उत्तराखंड में या हमारे पहाड़ में या हमारे विधानसभा में जहां कहां भी स्पोर्ट्स का कोई भी फंक्शन होता है, वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं और लोगों को यही कहता हूं कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। आज पहाड़ में जो है नशे के गिरफ्त में युवा बहुत आ चुके हैं। हमारी एक जिम्मेवारी बनती है हम उससे लोगों को जो है नशे से दूर रखने का काम भी करें। ये मेरी पहली मुहिम हमारे विधानसभा से शुरू की है और जो आज भी लगातार चल। विधायक जी, आप बहुत अच्छा जो आपने कहा कि हम नशा मुक्त और खेल युक्त की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है चुनाव की, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो, कोई भी लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे पालिका के चुनाव हो, तो आज शराब का बहुत ज़्यादा बोलबाला या नशे का बहुत ज़्यादा बोलबाला चुनाव में रहता है। अगर मैं, क्योंकि आप दौराहाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप दौराहाट क्षेत्र के विधायक रहे हैं, तो दौराहाट क्षेत्र की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में हुए जो निकाय के चुनाव हैं, वहाँ शराब का बोलबाला ये किसी से छुपा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप ही की विधानसभा में चुनाव में जो इतना खुलकर शराब बांटी जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है और किया है। हम लोग अपने आप को सब सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं। जो भी राजनीतिक के अंदर में लोग आते हैं वो अपने को सामाजिक कार्यकर्ता लिखते हैं और वो इन वोटों के खातिर कितना नीचे गिर जाते हैं ये चुनावों में दिखाई देता है। जी बिल्कुल। किस तरीके से गरीब के बच्चे को नशे के जद में डालने का काम करते हैं, किस तरीके से हमारे लोगों की ऐसी परंपराएं बन गई, हमारे राजनीतिक लोगों की ऐसी परंपरा बनी। मैं अपना एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो उस दिन हेमा मालिनी जी जो है वो हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए और करीब 15-20 हजार की गैदरिंग चकोटिया ग्राउंड पे थी और मैं पहला शख्स था जिसने मंच से कहा कि जो जो शराब पीने वाले हैं या शराब पिलाने का काम करते हैं वो लोग जो है मेरे को वोट ना दें और वो यहाँ से उठ के चले जाए। तो ऐसी भी हिम्मत बनानी पड़ती है, ऐसा भी हौसला बनाना पड़ता है और उसी का फलस्वरूप था कि मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े के सर्वाधिक वोटों से, सबसे अधिक मतों से जीत के जो है विधानसभा में चुना गया। विधायक जी, आपने क्योंकि 2017 के चुनाव का जिक्र करा, मैं 2017 से 22 तक आप विधायक रहे और बहुत खुशी की बात ये थी कि आप ही की प्रदेश में सरकार भी थी, माननीय मुख्यमंत्री आप ही के थे और पूरी सरकार आप ही की थी, कैबिनेट आप ही की थी। तो आपने अपने क्षेत्र दौराहाट के लिए क्या क्या विकास कार्य किए और क्या क्या योजनाएं आप अपने विधानसभा के लिए लेके आइए, कृपया उन पर प्रकाश डालिए।
ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपको आपके मंच के इस पहाड़ टॉक के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि 70 विधानसभा जो उत्तराखंड की है, उनमें विकास कार्यों में द्वाराहाट विधानसभा पहले नंबर पर आई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस समय के पेपर, उस समय के मुख्यमंत्री जी ने ये विधानसभा में ये बात कही। मुझे गर्व होता है इस बात के लिए। मैं एक पहला शख्स ऐसा था जिसने हमारे विधानसभा के अंदर में उस समय जब मेरे टाइम पे सारे गांवों को रोड से जोड़ने का काम मैं, सारे गांव में पानी पहुंचाने का काम हमने किया। सारे स्कूल, जो बच्चे स्कूल में होते हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं और सीमेंट का फर्श होता है, जाड़ों के दिन होते हैं, उनको नीचे टाट पट्टी में बैठना पड़ता था। उन लोगों को, सारे स्कूल वालों को मैंने कुर्सी में बैठाने का काम किया। हर स्कूल में हर नवयुवक मंगल दल को, हर महिला मंगल दल को खेल सामग्री, ढोल के मजीरे और साथ ही साथ स्कूलों में फर्नीचर, ये सब चीज पहुंचाने का काम भी हमने अपने टाइम पे किया जी। पानी की व्यवस्थाएं भी उसी समय ठीक तरीके से बनाने की हमने काम करी। हमारे क्षेत्र के अंदर में 3-4 एक बड़ी योजना जो है ईड़ा बारखाम क्षेत्र की जो थी, बड़े लंबे समय से लोग बाग वहां पर धरने प्रदर्शन कर रहे थे। आज उनके घर घर में पानी पहुंचने लग गया, वो खुश हैं। दूसरी योजना जो है द्वाराहाट की, हमारे भगवाली पोखर क्षेत्र की थी। वहां एक 25-30 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ का करीब डैम बनाने का काम हमने किया है, जिससे आज भगवाली पोखर क्षेत्र के दसियों गांव जो है लाभान्वित हो रहे। और हमारा प्रण था कि हम उस पानी को पूरे बेल्ट में पहुंचाने का काम करें। चकोटिया से द्वाराहाट की 28 करोड़ रुपए की जो पानी की योजना थी, वो मैंने स्वीकृत करा दी। स्वीकृत कराने के बाद पैसा स्वीकृत हो गया और लोगों ने कहा जहां से पानी आप ले जा रहे हो वहां आपको एरोड्रम देना पड़ेगा। 62 लाख रुपए मैंने एरोड्रम के वहां पर दिए। हर खेत में उन्होंने कहा पानी जो है नल के माध्यम से जाएगा, वो नल भी हमने देने का काम किया। उन्होंने कहा 4 पंप यहाँ से द्वाराहाट को पंपिंग योजना के लग रहे हैं, 4 जनों के खेत उसमें आ रहे हैं, उनको नौकरी देने का काम करोगे, हम उसमें भी राजी होगी कर दें। लेकिन राजनीतिक लोगों ने एकजुटता दिखाई अपनी इस तरीके की कि किस तरीके से इस योजना को फेल किया जाए, और लोग बाग धरने में बैठ गए। वो योजना नहीं बन पाई। आए हुए 28 करोड़ रुपए वापिस, जो हमारे टाइम पे 3-4, 10-10, 12-12, 14-14, 15-15 करोड़ रुपए की पुलें, जो गांवों को जोड़ने वाली पुलें थी, उन पुलों को हमने बनाने का काम किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े की सबसे बड़ी पुल होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है। तो इस तरीके से हम चाहते थे कि मैक्सिमम कार्य हो। मुझे इस बात कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं विधायक था, हमारे विधानसभा में जहां से भी जो रोड आती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी ऐसी रोड नहीं थी जो बिल्कुल एकदम मलाई मक्खन की तरह नहीं थी, बिल्कुल एकदम। आज पूरे विधानसभा के अंदर गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। आज उनका रखवाला कोई नहीं है। मैंने जितने गांवों को, दर्जनों गांवों को मैं कहना चाहता हूं, 50-60 गांवों को जिनको मैंने रोड से जोड़ने का काम किया, वो रोडें आज जो है बड़ी बड़ी झाड़ियों में तब्दील हो गई हैं। आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। जब हमने आज चकोटिया हॉस्पिटल की बात कुछ नवयुवक लोग उठा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात होती है कि उस बात को उठा रहे। लेकिन जब विकास की सोच की मैं जब बात करता था, तो मैं चाहता था कि एकदम धरातल से किस तरीके से विकास को सीढ़ी दर सीढ़ी उठाया जाए, जिससे कि हमारा विधानसभा द्वाराहाट जो है गैरसैंण राजधानी होने के नाते एकदम सबसे ज्यादा विकास से लाभान्वित हमारा क्षेत्र हो जी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से कह के अपना विधानसभा क्षेत्र प्लस थोड़ी और क्षेत्र चकोटिया और अल्मोड़े तक और उधर थोड़ी
गढ़वाल का क्षेत्र लेते हुए एक कमिश्नरी अलग बनाने का काम किया। लोगों ने तीसरे चौथे दिन ही उसको तोड़ने का काम कर दिया, लेकिन विधानसभा दौराहाट से आवाज उठनी चाहिए थी उस समय, क्योंकि उसका सारा बेनिफिट हमें मिल रहा था उस समय, तो वो उठ नहीं पाई आवाज वहां से। दौराहाट विधानसभा के अंदर में बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बनने जा रहा था, जिससे मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हजारों हजार लोगों को रोजी रोटी मिलती वहां से, हजारों हजार लोगों को लाभान्वित होते उससे, लेकिन वो काम भी नहीं हो पाया, वो भी राजनीति के भेड़ चढ़ गए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक तरफ हम कभी कभी बड़े बड़े विकासों की बात करते हैं, राजधानी गैरसैंण की सबसे ज्यादा जो आवाज उठती है उत्तराखंड से, कुमाऊं से, वो दौराहाट विधानसभा से उठती है जी। राजधानी बनाओ, बिल्कुल। और वहीं राजधानी के बगल में हम कह रहे हैं चकोटिया को जो है नगर पंचायत बनाओ, खाली नगर पंचायत। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं साल भर जो है लोगों का दंश झेलता रहा। महेश नेगी मुर्दाबाद, महेश नेगी, सुबह शाम जो है धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। कोई कहता था कि घास काटने में भी टैक्स लगेगा, कोई कहता था गाय पालने में टैक्स लगेगा, कोई कहता बाजार जाने में टैक्स लगेगा, कोई कहता दूध बेचने में टैक्स लगेगा। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने 1 रुपए का भी टैक्स दिया है बताइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को, उन्होंने जो है पहले ही ऐलान किया है जहां कहीं भी हम नगर निगम बनाएंगे तो वहां हम 10 साल तक उस क्षेत्र के लोगों से 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब ऐसे ऐसे निर्णय प्रदेश की सरकार और देश की सरकार लेती है तो सोचना चाहिए क्षेत्र के लोगों को भी, हमें भी बढ़ चढ़ के जो है विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक न करते हुए केवल किस तरीके से विकास हो उसकी बातें करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें मैं बताना चाहता हूं। हमने एक प्रपोजल रखा था, जो हमारा तड़ाकताल क्षेत्र है उसमें एक खूबसूरत जो है बहुत बड़ी झील बरसातों के दिनों में या अन्य टाइम पर बनती है, और उस झील के लिए हमने प्रस्ताव अपनी सरकार को उस समय रखा, जिसके सर्वे के लिए 1,40,00,000 रुपए हमें मिल भी गया। बहुत से ऐसे अड़चने उसमें आई, बहुत सी अड़चने अब भी ऐसे आ रही है, अभी भी बहुत से लोग जो है दबाव बना के उसको रुकवाने का काम कर देते हैं कभी कभी। तो इन विकास कार्यों को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय हम राजनीति का अपना चोला उतार के हमें दूर रखना चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी समाज के लिए हो रहे विकास को हम उसके आड़े तीर से हम खड़े होते हैं। आजकल राजनीति का ढर्रा दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। बहुत शॉर्ट टाइम पर लोग बाग जो है बहुत एकदम ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति के अंदर में धैर्य बनाने की जरूरत है। राजनीति के अंदर में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना बहुत इजी लगता है। किसी के ऊपर भी जो है आप जो है उंगली उठा के किसी को भी राजनीति में गिराने का काम आजकल चल गया है, नया पैटर्न चल गया है राजनीति में। जब वो देखते हैं हम किसी को विकास में पीछे नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को लोगों की लोकप्रियता में पीछे नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को सामाजिक कार्य करने में पीछे नहीं कर पा रहे हैं। एक बात बताइए भाई साहब शर्मा जी, हमने जब राजनीतिक में कदम रखा तब से आज तक की मैं बात बता रहा हूं, अनाथ निर्धन लोगों के पीछे हम खड़ा होने का काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप 2004 में जो मैं पहला चुनाव लड़ा था तब से लगातार आज तक ये 21 साल मेरे को राजनीति के अंदर में हो गए हैं। हमने जिस भी गरीब के साथ जहां भी खड़ा होने की बात आती हो, रात के दिन के रात में हम वहां पर जाने का काम करते हैं। इसके फलस्वरूप 1250 अनाथ बच्चों के, निर्धन बच्चों के, जिनके घर में बहुत बड़ी कठिनाइयां जब रहती हैं, वित्तीय संसाधनों की बड़ी कमी रहती है, उनके जो है 1250 लड़कियों को मैंने शादी करने का काम उनका किया, करवाने का काम किया। 40 बच्चों को अभी तक, जो अनाथ बच्चे मेरे क्षेत्र के थे, 40 बच्चे ऐसे थे 2004 तक, अभी अब तो कुछ नौकरी भी करने लगे, कुछ ड्यूटी भी करने लग गए हैं,
अपने पाँव में खड़े होने का काम भी उन्हें, उस समय उनकी माता भी पिता भी नहीं थे। आज भी ऐसे लोग मेरे पास हैं, 5-7 लड़के अब बच्चे आज भी हैं, जिनके जो है 1 तारीख के दिन उनके घर में राशन पहुंचाने का काम महेश नेगी करता है। ये चीजें मैं आज तक कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि यह मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जिन परिस्थितियों में मैं पला बड़ा था, मुझे अपने वो दिन याद आते हैं, तो मैं ये चीज को रिपीट करना चाहता हूं कि मैं अपनी जनता के सामने मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताना पड़ रही थी, 15-16 माताएं ऐसी थी जिनके न तो पति हैं न उनके बच्चे हैं, 60 साल के ऊपर उनकी एज हो चुकी है, न वो कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे माताओं को भी, ऐसे लाचार व्यक्तियों को, ऐसे निर्धन लोगों को भी ठीक 1 तारीख के दिन उनके घर में राशन पहुंचाने का काम करता हूं। तो राजनीति के अंदर में अब जो है केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है, केवल शराब का दौर चल चुका है। जहां देखो लोग बात सोचते हैं कि हमने 5 साल कुछ करना नहीं है, हमने केवल चुनाव के महीने में लोगों को शराब से खरीद देना है, लोगों को पैसे से खरीद देना है। इसी का फलस्वरूप है, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के अंदर में पूरे जहां से मर्जी वहां से उठा लीजिए आप देहरादून से लेकर आप धारचूला तक के लोगों को उठा लीजिए। जिन जिन लोगों ने अपने क्षेत्र के, अपने नवयुवकों को, अपने क्षेत्र के गरीब लोगों को शराब पिला के वोट लेने का काम किया, वो सब राजनीति में रसातल में चले। ऐसा नहीं है, जनता पूरा देखती है कौन सामाजिक आदमी है, कौन समाज के लिए काम करना चाहता है, कौन गरीबों के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, किसको अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है। आज गांव-गांव के बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग जानते हैं। परपंच करके आप केवल 1-2 साल की राजनीति कर सकते हैं, छल करके आप 1-8 बार चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपने राजनीति के अंदर में, आपने सामाजिक कार्यों में लगातार बना रहना है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आपको धरातल में गरीब लोगों के पक्ष में खड़ा होने का काम करना पड़ेगा। क्षेत्र के विकास में आपने भागीदारी करने का काम करना पड़ेगा। हर चीज का सलूशन जो है धरने प्रदर्शन नहीं होती है। हर जगह हम चाहें कि हम धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार को भी हम गाली गलौज करें और सरकार के बाहर वालों को भी गाली गलौज करें, गांव में भी हम अपने विपक्षी को जो है किस तरीके से उसको दफन किया जाए ऐसा काम करें, ऐसा काम नहीं करेंगे। राजनीति के अंदर में एक साफ सुथरी तरीके से आपने किस तरीके से, हम एक खिलाड़ी आदमी है, हम जानते हैं फुटबॉल का मैच जब शुरू होता है उससे पहले भी दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं और सब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद भी दोनों टीमें हाथ मिलाती हैं, गले मिलती हैं। तो इस भावनाओं से, खेल भावनाओं से जब तक हम राजनीति को नहीं देखेंगे तब तक आप अपने क्षेत्र के अंदर में राजनीतिक भी ढंग से नहीं कर सकते। जी विधायक जी, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से अपने किए हुए कामों को, चाहे वो विधायक रहते हुए हों या उससे पूर्व में जो आप सामाजिक कार्यों को जो आपने बताया वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है जो आप अनाथ बच्चों की, अनाथ हमारी जो बहनें हैं उनकी आप शादियाँ करा रहे हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक विस्तृत तौर पर अपने विधायकी समय का अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं आप एक छोटी सी चीज और इसमें शर्मा जी ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं जब 2017 में विधायक चुना गया और कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद जो है मुझे ये कोरोना पूरे विश्व में आया, पूरे देश में आया। आपने देखा होगा किस तरीके से महामारी इसकी फैली पूरी चारों तरफ को। उस समय जब लोग घर से अपने बाहर नहीं निकल रहे थे और अपने बच्चों से भी नहीं मिल पा रहे थे, अपने बच्चों को भी जो दिल्ली और बाहर से, दिल्ली बॉम्बे से, मद्रास से जो आ रहे थे बच्चे, जो विश्व से आ रहे थे पूरे, उन बच्चों को भी खाना ऐसे घिसका के जो देते थे, उन लोगों की सेवा करने का भी हमने काम किया। हमने 33 या 34 हजार आदमियों को जो है उनके घर में राशन पहुंचाने का काम बना, उनके घर पे डिलीवरी कर, होम डिलीवरी। डेली ट्रक मेरे आते थे, डेली ट्रकों में हम फिर वहां से छोटी गाड़ियों में भर के आज
10 गांव इधर के, 10 गांव उधर के, 10 गांव, इस तरीके से जो है पूरे विधानसभा के अंदर हर घर में राशन पहुंचाने का काम किया, सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया, मास्क पहुंचाने का काम किया। और जो हमारे भाई लोग देश प्रदेश में अपने अपने कमरों में कैद हो चुके थे, जिनके पास कुछ पैसे नहीं थे, वो अगर मुझे फोन करते थे तो मैं उनको बराबर जो है गूगल पे से पैसे भी भेजने का काम। मैंने, ये मेरा इतिहास है, आप इस चीज को देखिएगा, निकालिएगा और पूछिएगा जनता से, और उस समय के फेसबुक के पोस्ट भी निकालिएगा। पहला विधायक महेश नेगी ऐसा था, ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है। मैं वैसे कहता नहीं हूँ कभी, मैंने आज तक किसी के मुंह से सुना भी नहीं होगा आपने। मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए। जब कोरोना शुरू हुआ, मैंने तब से लेके अंतिम दिन तक, जितने 2-3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, जितना साल भी कोरोना रहा, मैंने विधानसभा के अंदर में जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो भी मैंने विधानसभा दोराहाट के गरीबों को दे दी। मैंने उसका भी 1 पैसा नहीं लिया, उसका मैंने खुद चिट्ठी लिख के जो है सरकार को दी। पहला विधायक था ऐसा जो मैंने अपनी पूरी पे उधर देने का काम। तो राजनीति जब करनी है तो निश्चित तौर पे अगर गरीब के हक में खड़े होने का काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर राजनीति की ऊंचाइयों को, बुलंदियों को आप प्राप्त करेंगे। विधायक जी, आपने, मैं कहूँगा दोबारा, क्योंकि आपने बहुत विस्तृत तरीके से अपने किए हुए कामों को गिनाया, और बहुत ही, मैं कहूँगा, जो आपने काम गिनाए ये राजनीति से ऊपर उठ के जो आपने काम किए, बहुत अच्छे काम ये रहे हैं। क्योंकि आपने, मैं लगातार कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छे काम किए समाज के लिए। आप 2017 से 2022 तक विधायक रहे, और 2022 में फिर से चुनाव होने थे। जब इतना अच्छा काम आपने अपनी विधानसभा में डिलीवर किया था, जब लोग आपको पसंद करते थे, आपने सामाजिक कार्य क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी, विधायक के तौर पर भी और पिछले राजनीतिक आपका जो करियर है उसके हिसाब से भी, तो 2022 में आपको टिकट क्यों नहीं मिला? और अगर मैं, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि आप पर उस समय एक कंट्रोवर्सी आप पर चल रही थी, क्या उसका असर आपके 2022 के टिकट पर भी हुआ? क्योंकि हम इससे आगे वाले प्रश्न में फिर उस कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे, तो इस पर आप जरा खुलकर अपने विचार हमारे सामने रखें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बहुत अधिक काम करने के बाद, बहुत सब कुछ करने के बाद, और बहुत गरीबों के पक्ष में काम करने के बाद, विकास कार्य करने के बाद क्यों आपको टिकट नहीं मिला? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये बात। जो मैंने सबसे ज्यादा गरीबों के पक्ष में खड़े होने का काम किया, जो मैंने सबसे अधिक ज्यादा विकास करने का काम किया, जो मैंने मैक्सिमम टाइम गरीबों में देने का काम किया, मैं एक दिन भी कहीं नहीं जाता था छुट्टी में, पूरे क्षेत्र में देने का काम किया, उसी का फलस्वरूप है कि मेरे को टिकट नहीं मिला। क्योंकि लोगों को ये लग गया कि यह आदमी जो है, न हम इससे विकास में पीछे कर सकते हैं, न इसे हम सामाजिक कार्यों में पीछे कर सकते हैं, न लोगों के साथ खड़े होने में इसको पीछे कर सकते हैं, न इसको हम गरीबों के पक्ष में खड़े होने में पीछे कर सकते हैं। उन्होंने एक व्यूह रचना इस तरीके के हमारे ऊपर रचने का काम किया, जिससे कि जो है हमारे चरित्र पे, हमारे मनोबल पे, हमें हर तरीके से नीचे करने में जो है लोगों ने एक आडंबर रचा, आपके विपक्षियों ने। और उस चीज को बार बार इस मंच पे कहूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि पूरा उत्तराखंड उस चीज को जानता है किस तरीके से रचा। उसमें हमारे लोगों ने ही मिल मिला के जो है हमारे खिलाफ जो है साजिश करने का काम किया। आज वो सब चीजें हमें पता चल चुकी। आज उन्हीं लोगों के, जिन लोगों ने ये सब रचने का काम किया, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के नातेदार, उन्हीं के भाई भतीजे मुझे आके बता जाते हैं कि भाई साहब आपके साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। इन्हीं लोगों ने ये सब कांड किया। और जब इस तरीके का कार्य पूरे, शाम को अगर मैं टीवी देखता था तो उसमें वही चल रहा है, सुबह मैं पेपर देख रहा हूं तो उसमें मेरे चरित्र हनन की बात चल रही है, टोटल बात ही वही चल रही है। तो मेरा वो केस कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें मेरे ऊपर बहुत गंभीर आरोप जो है एक महिला ने लगाए हुए थे, पूरे गंभीर आरोप थे। उसका मैं अगर अपने मुंह से कुछ कहता तो शायद लोग बात विश्वास नहीं करते। इसलिए कोर्ट में, हाई कोर्ट में यह मैटर था, और कोर्ट में वो मैटर होने की वजह से मैं भी टिकट की दौड़ में पीछे खुद हो गया कि जब तक मैं पाक साफ नहीं निकलूंगा, जब तक मेरे ऊपर से ये दाग नहीं हटेगा, तब तक मैं सामाजिक कार्य तो करूंगा, समाज के बीच में तो मैं जिंदगी भर रहूंगा, लेकिन मैं राजनीतिक में, चुनाव में कभी खड़े होने का काम नहीं करूंगा।
ये मैंने अपने दिल में सोची थी, और मैंने उसी को देखते हुए न मैंने टिकट मांगा उस समय, और न मेरे को टिकट दिया, और न मैंने कोई नाराजगी प्रकट करी। मैंने पूर्ण अपने मनोयोग से जिसे भी टिकट मिला था उसके पक्ष में खड़ा होने का काम किया। उनके नहीं बुलाते हुए भी मैं क्षेत्र में गया। मैं रानीखेत में जिस दिन जो है नॉमिनेशन होता उस दिन भी पहुंचा। मैंने कहा महेश नेगी रहे ना रहे, कमल का फूल रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इससे आगे कि कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आज देखो, भगवान की कृपा होती है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है। गरीब के बच्चे को हर कोई दबा के नीचे बैठाना चाहता है, लेकिन ऊपर वाला भी देख रहा है एक तीसरी आंख से। उसने जो फैसला किया, आज मेरे पक्ष में फैसला आया और मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट और निर्दोष, कोर्ट के द्वारा निर्दोष पाया गया, बिल्कुल एकदम। और कोर्ट ने खुद ही बहुत सी चीजें अपने जजमेंट में उसमें कही हुई हैं। इस तरीके से उन्होंने ये तक कहा है कि किसी भी लोगों के साथ इस तरीके का जो है छल कपट नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें उसमें आई हुई। विधायक जी, आपने खुलकर इस पर बात की कि आपको 2022 में क्यों नहीं टिकट मिला, और आपने जैसा कि बताया स्वतः ही आपने अपना नाम वापस लिया, क्योंकि आप पर एक कंट्रोवर्सी रही और आप जो लोगों में भी आपकी छवि को धूमिल किया गया। और एक बात जो सभी लोगों के सामने, जैसा कि आपने कहा, टीवी पर लगातार दिखाया जा रहा था, मीडिया में लगातार आ रहा था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो हमारी, चाहे सोशल मीडिया हो उसमें, क्योंकि हमारे रिसर्च में हमें पता चला कि आप पर सिर्फ 2 धाराएं थी, एक धारा 376, एक धारा 576। और जो और बातें जो सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर या हमारी प्रिंट मीडिया पर जो चल रही थी वो अनर्गल थी, क्योंकि जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ने अपने जो आपकी धाराएं हैं उन पर ये चीजें आई हुई हैं। मैं आपसे इस विवरण पर, क्योंकि आज आप पहली बार इस पर शायद सामाजिक क्षेत्र में पहली बार इस पर बोलेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पक्ष को रखते हुए अपनी जनता के बीच में, और जो भी आपके, क्योंकि दोरहाट विधानसभा के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत, क्योंकि आपने विकास कार्य किया, आप लोगों से जुड़े हुए हो, आप 5 साल आप विधायक रहे हैं, तो आप अपने लोगों के लिए जो उत्तरदायी हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या आपके विचार रहे, क्या आपने दुख उस समय झेले, उसके बारे में लोगों को बताइए। ये भी आपका एक सवाल बड़ा वाजिब सवाल है कि बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं बहुत डिमोरलाइज उस समय हो गया था मेरी, क्योंकि आप जानते हो समाज के अंदर में अगर किसी को भी गिराना हो, उसका अगर चारित्रिक हनन कोई करने लग जाए तो उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, चारित्रिक हनन की सफाई नहीं दे पाता है आदमी। क्या कहेगा किसी से, कितने लोगों को समझाएगा? शाम को टीवी में आ रहा है, सुबह पेपर में आ रहा है, क्या कहोगे आप किसी से? लेकिन इतनी बड़ी एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ कि मेरा एक दुर्भाग्य ये था कि मैं अपने विकास कार्यों के लिए, जो मेरे विधानसभा दोराहाट में विकास कार्य होने थे, उसके लिए मैं प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेके और बड़े बड़े लोगों से लगातार भिड़ जाता था। उनको मैंने बिल्कुल बाध्य किया है, कई बार तो कमरे में बैठा के कि मेरे ये काम, क्षेत्र के मेरे लोगों के काम ये होना चाहिए करके, उसका भी मुझे खामियाजा इसी केस में भुगतना पड़ा, क्योंकि उन लोगों का भी मुझे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं टोटली जो है केवल कोर्ट के शरण में और अपने भगवान के शरण में था बस। मेरे को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे को मेरा फैमिली का सपोर्ट था, मेरे बच्चों का सपोर्ट था, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहां की गरीब जनता थी, उन लोगों के आंखों में आंसू थे। आप खुद मनन करिए, किसी विधायक में, किसी क्षेत्र के विधायक में, वहां की पब्लिक, वहां की जनता अगर चरित्र हनन का जो केस उसके ऊपर लगा देती है और वो अगर सच होता है, तो उसके बाद क्या वो दोबारा अपने क्षेत्र में खड़ा हो सकता है? नहीं, जा नहीं सकता है विधायक अपने क्षेत्र में। लेकिन आज भी दोरहाट विधानसभा के अंदर में मैं जिस गांव में जाता हूं, जिस घर में जाता हूं, वहां मेरा एक भव्य स्वागत होने का काम होता है। वहां लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। वहां हर लोग के दिल में है कि तुमने आगे आने वाले टाइम पर आप लोगों ने जो है एक
फिर से उसी उसी सेवा में आपने फिर से हमारे बीच में आना है। ये लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। उन्हीं ने मेरा मनोबल बढ़ा रखा, इसीलिए आज मैं क्षेत्र में आज भी लोगों की पहली चॉइस बना हुआ हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सर्वे करवा सकते हैं, ये सर्वे कहेगी वहां की जी। तो सर्वे से पूछ लिया जाए तो बिल्कुल जो सत्य चीजें हैं वो सत्य चीजें हैं लोगों के सामने। जी विधायक जी, अभी आपने अपने व्याख्यान में कहा था कि जब तक आप पर ये आरोप है तब तक आप राजनीतिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं भाग लेंगे, क्योंकि अब आपको क्लीन चिट मिल चुकी है और 2027 के चुनाव बिल्कुल सामने हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि आप वहां दोरहाट विधानसभा के लोगों की पहली पसंद है, ये लोगों के द्वारा आपसे कहा गया। तो 2027 को लेके आपका क्या रोड मैप है? अगर मैं अपनी सवाल को और भी ज्यादा संक्षिप्त रूप में कहूं तो क्या 2027 में आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं सर्वप्रथम मैं 2004 से विधानसभा दोरहाट के अंदर में जब मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की नौकरी छोड़ के आया तब से मैं लगातार विधानसभा दोरहाट से मतलब 10 दिन भी कभी एब्सेंट नहीं हुआ, लगातार कंटिन्यू मैं लगातार अपने क्षेत्र में बना रहता हूं। किसी भी तरीके से मैं अपने क्षेत्र की सेवा में खड़ा रहता हूं। लोग बाग मैं 2 चुनाव हारा भी हूं जी। जब मैं चुनाव आज हारता था, मान लिया मैं 2004 में जैसे चुनाव हारा तो मैं 20 तारीख के दिन चुनाव का रिजल्ट आया और मैं हार गया, तो मैं 21 तारीख के दिन से फिर अगले 5 साल की तैयारी करना शुरू कर देता हूं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं लास्ट के 6 महीने में घूमूंगा या 6 महीने में क्षेत्र में जाके लोगों के हाथ जोड़ूंगा। मैं कंटिन्यू उनके दुख में उनके सुख में लगातार 5 साल लगातार बने रहने का काम करता हूं। मैं ये मेरे पूरे 21 साल पूरे हो गए हैं विधानसभा दोरहाट में। दोरहाट विधानसभा की जनता भी इस चीज को जानती है। अगर मेरी पूरी 21 साल में पूरी छुट्टियां अगर लगाई जाए, मैं अपने क्षेत्र से कितने दिन बाहर रहा तो 1 साल 12 महीने को घटा लीजिए, उसमें से 20 साल में अपने विधानसभा दोरहाट के कंदराओं में ही घूम रहा हूं। लगातार उन्हीं कंदराओं में घूम रहा हूं और कंदराओं में खाली घूम नहीं रहा हूं, वहां हर घड़ी के दुख में सम्मिलित होने का काम करता हूं, हर मजदूर के साथ खड़ा होने का काम करता हूं, हर ऐसे जरूरी चीजों में जो लोग बागों को जिनको आवश्यकता पड़ जाती है और वो अपनी कहीं ना कहीं मजबूरी में कि कुछ काम नहीं करवा पाते, उनके साथ खड़ा होने का काम करता हूं। हल्द्वानी में भी मेरी फैमिली जो यहाँ पर रहती है, मेरा बच्चा मेरा लड़का दोरहाट विधानसभा से जो भी मरीज यहाँ दोरहाट हल्द्वानी में पहुंचता है, चाहे किसी हॉस्पिटल में पहुंचे, 4-5 टिफिन मेरे घर पे रखे रहते हैं और मैं लगातार, हमें पता चलना चाहिए, हम बिना बताए जो है टिफिन में खाना लेके ये लेके और जिस मरीज की भी जो सेवा करनी होती है उसको खड़ा होने का काम करते हैं। उनके जो परिजन उनके साथ आते हैं मरीजों के, उनको रुकवाने का काम करता हूँ। अब तो मेरे पास एक आसरा जैसा भी ये है, आप देख रहे होंगे, यहाँ रोज 2 कमरे विधानसभा दोरहाट वालों के लिए रहते हैं। 2 कमरे निःशुल्क, खाना पीना रहना सब निःशुल्क रहता है। बकायदा उनको कहीं रेलवे स्टेशन पे छोड़ना हो, कहीं बस अड्डे पे छोड़ना हो, कहीं लाना हो, उसके लिए गाड़ी का भी इंतजाम मैंने यहाँ सब कुछ कर रखा है। तो इस तरीके से हम लगातार लगे रहते हैं और ये सब कुछ करने के बाद, क्षेत्र में रहने के बाद, अगर क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी में मैं हूं, मैं उसका एक मजबूत सिपाही हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में, मैं 2012 के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। आज ये मुझे 13 साल पूरे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं जब कांग्रेस में था, कांग्रेस के पक्ष में बड़ी मजबूती से खड़े होने का काम करता था। मेरे टाइम पे मैंने जिसको भी खड़ा करने का काम किया अपने विधानसभा में, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख रहे हो, चाहे वो नगर पंचायत रही हो, चाहे मैं खुद विधायक रहा हूं, चाहे हम सांसद का हमारा टीम रहा हो, चाहे कोऑपरेटिव के लोग रहे हो, मैंने सारे जिताने का काम किया। सारे, जब भी मैं अपने विधानसभा में रहा तो मैंने उनको पूर्ण तरीके से खड़ा होने का काम किया। लेकिन आज वैसे मैं दावा इस बात का नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज विधानसभा दोरहाट में भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन मैं किसी पद में नहीं हूं। मैं किसी पद में नहीं हूं, न मुझे कोई मीटिंग में या इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बुलाया जाता है प्रॉपर तरीके से।
एक एक वो बनाया जाता है बिल्कुल एकदम एक कि महेश नेगी को कैसे क्षेत्र की जनता से दूर किया जाए, महेश नेगी को कैसे दबाया जाए, महेश नेगी को कैसे सामाजिक सेवा करने से हटाया जाए, महेश नेगी को राजनीतिक से कैसे खत्म किया जाए। एक साजिश जैसी चल रही है लगातार। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग मेरे को राजनीतिक से हटाने की बात कर रहे हैं, तुम मुझे राजनीतिक से जरूर हटा सकते हो, लेकिन मुझे समाज सेवा से आप नहीं हटा सकते हो। मैंने मरते दम तक डोराहाट विधानसभा में ही रहना है, वहीं के लोगों के काम करने हैं, वहीं के लोगों के साथ मैंने खड़ा होने का काम करना है। लोग बाग मेरे अनुपस्थिति को भी इस तरीके से पेश करने का काम करते हैं जैसे कि कोई खराब काम हुआ हो या कोई हार गया, कोई जीत गया हो, महेश नेगी ने हरा दिया। मैं हूं ही नहीं क्षेत्र में, तो मैं कहां से तुम्हें हरा रहा हूं? कोई हार रहा है, महेश नेगी ने हरा दिया। अबे भैया, मैं इतने अच्छे काम कर रहा हूं, मैं इतने लोगों की शादी करवाता हूं, मैं इतने लोगों गरीबों के साथ खड़े होने का काम करता हूं, तो उसको भी बोल दिया करो। अगर तुम मेरी बुराइयां बोलते हो, मेरी अच्छाइयां भी बोल दिया करो। तो अच्छाइयां बोलने पे आपको हमारे साथ खड़े होने में आपको शर्म आती है। और जो मेरे द्वारा बनाई गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, डोराहाट विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी युक्त बनाने का काम महेश नेगी ने जमीनी स्तर पर किया, गांव गांव जाके। आज भी अगर किसी गांव में जाता हूं तो वहां मोदी जी का और पुष्कर धामी जी का नाम लेता हूं। हमारे मुखिया हैं, इन लोगों की वजह से हम भी खड़े हैं यहाँ पर। हम महेंद्र भट्ट जी का नाम लेने का काम करते हैं। हम जो है हमारे संगठन मंत्री जी अजय जी का नाम लेने का काम करते हैं। हम इस पार्टी को उठाने का काम करते हैं। हम पार्टी के कभी भी कोई भी आदमी, चाहे वो अपने मन से कितनी कहानी बना दे, हमें किसी चीज की कसम खिला दे, हमने कभी भी किसी के साथ पार्टी में रहते हुए पार्टी के साथ अन्याय करने का काम नहीं करा। जब हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस की बात करते थे। आज हम 13 साल से बीजेपी में हैं, तो हम केवल बीजेपी की बात करते हैं, केवल बीजेपी को खड़ा करने की बात करते हैं। और जब तक बीजेपी में है तो बीजेपी की बात करेंगे। ये मुझे धक्का मार के पार्टी से तो निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे समाज सेवा से थोड़ी निकाल सकते हैं। समाज सेवा मेरे जुनून में है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, मुझे आज 20-21 साल क्षेत्र में हो गए, डोराहाट क्षेत्र में। जो मेरा एक दायरा था इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, जो मेरा एक फ्रेंड सर्किल था, वो तो पूरे दिन, जब मैं बता रहा हूं मेरे 20 साल वहीं गुजर गए हैं, तो मेरा वो दायरा तो समाप्त हो चुका है। अब मेरा दायरा केवल विधानसभा डोराहाट के अंदर में रह गया। तो अब मैं अपने लास्ट के दिन जो है वो मैं अब कहाँ गुजारूं? भाई, मैंने तो जाना उन्हीं के बीच में है जिनसे मेरा उठना बैठना है, जिससे यारी दोस्ती है, जिससे हमारा आओ बैठो है, जो मेरी इज्जत कर रहे हैं, जो मुझे मान सम्मान करते हैं, वही तो जाना है जी। तो लोगों के दिमाग में कभी कभी ये रहता है कि हम इसको राजनीतिक से आउट कर देंगे, शायद ये जो है यहाँ से भाग जाएगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं कभी अपने लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए रात दिन खड़ा हूं, तो खड़ा ही रहूंगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि 2027 में राजनीति के फील्ड में आपका क्या योगदान रहेगा। मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी, भारतीय जनता पार्टी को हम एक माँ की तरह मानते हैं। हमारे सारे जो है लीडरान जितने हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, महेंद्र भट्ट जी हैं, प्रदेश की पूरी बीजेपी है, जितने भी हैं, इनका जो भी आदेश होगा, मुझे पूर्ण विश्वास भी है इस बात का कि क्षेत्र की जनता के ओपिनियन लिए जाए, क्षेत्र की जनता से पूछा जाए, क्षेत्र की जनता का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। यही मेरा क्षेत्र की जनता कहेगी, भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आपने खड़ा होना है, खड़ा हो जाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्र की जनता कहेगी कि नहीं, तुम योग्य नहीं हो, योग्य ये है या ये है या वो है या कौन है, अगर वो कहेंगे कि वो ठीक है, हम उसके पीछे खड़े होने का काम करेंगे। और तो मैं क्या कह सकता हूँ उससे ज्यादा। विधायक जी, आपने बहुत ही, मैं कहूँगा कि डिटेल में और बहुत ही स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ अपने राजनीतिक हक हुकूक की बात कही है और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज पर आपने जो मोहर लगाने के लिए बात कही है। मैं आपसे अपना अंतिम प्रश्न कहूँगा, क्योंकि 2017 से 2022 तक आप विधायक रहे। जैसा कि आपने कहा कि आपने रोड पर अच्छा काम किया, सड़कों का अच्छा जंजाल आपने तैयार किया।
मैं अगर आपको हाल फिलहाल की बात बताऊं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अभी निकाय के चुनाव में मैं चकुटिया ब्लॉक और मासी की तरफ को मैं गया था। मैंने वहाँ के जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने उनकी बात को हमने अपना मंच पर रखने की बात सोची और हम गए। तो वहाँ आज सड़कों की स्थिति, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है और वहाँ की जनता भी इस बात को लगातार कह रही है कि वहाँ के जो रोड हैं वो उन पे गड्ढे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा कि वो रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। और ये स्थिति लगभग अभी चकुटिया से अगर आप मासी की तरफ को जाते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आप चकुटिया क्षेत्र में देखते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 रोडों में गया हूं, लेकिन क्योंकि समूचा जो द्वारहाट का विधानसभा क्षेत्र है, आप मेरे से ज्यादा उस क्षेत्र को जानते हैं, समझते हैं। पहली बात रही सड़क की, दूसरी तड़ाकताल की जो आपने अभी बात कही, क्योंकि तड़ाकताल इन दिनों सुर्खियों में है और अभी बहुत अच्छा, मैंने वहाँ की वीडियोस देखी, वो नैनीताल 7 ताल से कम तो लग भी नहीं रहा, बहुत खूबसूरत। हमें तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि ऐसा ताल अल्मोड़ा से इतनी नजदीक पर है, क्योंकि जो द्वारहाट विधानसभा है वो हमारी कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर हमारी विधानसभा है, जो गैरसैंण से शायद 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर मात्र हमारा जो द्वारहाट विधानसभा है। तो आपका द्वारहाट विधानसभा को लेकर 2000, अगर आप 2027 में आप विधायक चुन के आते हैं, तो क्या रोड मैप आपका है, क्या आपके विजन 2027 के लिए और आपकी विधानसभा के लिए मैं कहूंगा स्पेशली? आपने बहुत अच्छे शर्मा जी बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि हम राजनीतिक विकास की कर, तो हमने विकास के बारे में ही ज्यादा बात करनी चाहिए। विधानसभा द्वाराहाट में जो आपने 2 रोड देखी, उनके अलावा भी जिन जिन गांवों में हमने रोड बनाने का काम किया, जो विधायक निधि से रोडें बनी हुई थी, जो गांव-गांव को जोड़ने का काम हमने उस समय रोड के मार्फत से किया था, वो रोड भी आज झाड़ियों में तब्दील हो गई। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसमें मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे द्वारहाट विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि वहां हमेशा एक त्रिकोणीय मुकाबला बना रहता है जी। वहां अगर 1 लाख, वहां जितनी भी वोटिंग होती है उसमें अगर देखा जाए तो 33% भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और यूकेडी जी। ये इस तरीके से 33 का 35 हो जाएगा, उधर 31 हो जाएगा, इस तरीके से आगे पीछे बटी हुई है। तो कहने का मतलब है, अगर 36,000 वोट लेके कोई जीत रहा है 1 लाख की वोटिंग में, तो 66,000 लोग उसके खिलाफ बोलने वाले हैं पहले दिन से, फर्स्ट डे से ही। तो 66,000 लोग जब विपक्ष में बोलने का काम करते हैं, मेरा उन लोगों से भी आग्रह है कि अब आप 5 साल की जो राजनीति हर किसी की होती है, आप लास्ट के साल में जितनी मर्जी उतनी राजनीति कर लीजिए, लेकिन 4 साल जो है सारे पार्टियों ने एकजुट होकर विकास के नाम पर कार्य करना चाहिए, एकजुट होकर विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। सारे लोगों का सहयोग लेने का काम, जो मुखिया लोग होते हैं, जो मुखिया बने रहते हैं, उन लोगों को ये काम करना चाहिए। जो जीते हुए विधायक हैं उनका ये काम है, जो उनके साथ रनर अप रहे विधायक, उनका ये काम ही है, दूसरे यूकेडी के भी रनर अप रहे, उनका भी ये काम है कि वो लोग सबको एकजुट करके एक साथ विकास की बातें करें। और धरातल में जो आप कह रहे हैं रोडों की दशा ऐसी हो चुकी है, उनको ठीक करने का काम होना चाहिए। नहीं तो आप देख रहे होंगे बहुत से कंट्रियों का उदाहरण मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, दसियों कंट्रियों का उदाहरण उठा लीजिए। इसी तरीके से विधानसभा द्वारहाट के अंदर में भी जब जनता अपने आप में आ जाती है, वो वोटों का चोट देती है। इसलिए अगर जो आदमी काम नहीं करेगा, उसे वोटों की चोट झेलने का भी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए ये लास्ट साल आ चुका है, अभी भी काम करने का टाइम है। जो इस विकास के लिए जो लोगों ने जिनको मत दिए हुए हैं, जिनको वोट दिया है, जिनके साथ खड़े होने का काम किया है, जो सीधे उत्तराखंड सरकार से बात कर रहे हैं, जो उत्तराखंड सरकार के पटल में बैठ रहे हैं, जो डायरेक्ट मिल रहे हैं, उन लोगों को इस बात को रखना चाहिए और पैसे लाके इन रोडों को ठीक कराने का काम इन
विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। नहीं तो 2027 मुंह के आगे खड़ा है, जिसका कि जनता जो है वोट की चोट जो है कब देगी, किसको देगी, वो फिर इसका जो है परिणाम जनता बनाएगी इस बात। जी विधायक जी, तड़ाकताल झील की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात, तड़ाकताल झील की बात करी। तड़ाकताल झील एक हमारे पास ऐसी झील है समाजी, जो हमारे बीच में झील बन रही है, बहुत बड़ी झील, नैनीताल से भी बड़ी झील बन रही है जी। उसके एकदम उत्तर की तरफ को गोमती बहती है, बागेश्वर जो निकलती है गरुड़ होते हुए, कोसी बहती है जो सुमेश्वर से निकलती है, गगास बहती है जो हमारे रानीखेत बगवाली पोखर होते हुए निकलती है, रामगंगा बहती है जो बगल से निकलती है। तो ये 5 नदियों के बीच में ये हमारे पास बहुत बड़ा एक तालाब वहां पर बन रहा है। अगर इस तालाब को हम आज भी बनाने का काम करते हैं, इस झील को बनाने का काम करते हैं, ये 5 नदियों का रिचार्ज भी वहीं से होता है। बिल्कुल 5 नदियां रिचार्ज रहेंगी, और जब ये 5 नदियां रिचार्ज रहेंगी, मेरा मानना है कि डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े में और डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, सिंचाई की कोई कमी नहीं रहेगी, पानी बिल्कुल। मत्स्य पालन का काम वहां पर युवाओं को मिल सकता है, बहुत बृहद स्केल पर मिल सकता है, नौकायान वहां पर चल सकती है जी। ये होम स्टे और अन्य चीजें, होटल है हजारों की तादाद में टूरिज्म बहुत ज्यादा हो सकता है। उसके साथ 1 लाख से ज्यादा हेक्टेयर जमीन जो है चकुटिया की सिंचित वहां से हो सकती है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए अगर हम सब लोग मिलजुल के एक साथ सोचने का काम करेंगे, मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं तो अपनी पूरी जान उसमें लगा दूंगा, वो होना चाहिए करके, तो ऐसा मेरा मानना है। तो उसके लिए भी हम सब क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के कहेंगे, कोई भी रहे, विधायक बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना बहुत बड़ी बात है जी। गरीब के हकों को लिए लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है, मजदूर के लिए खड़े होने के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का मैटर है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमारे मैस कर्मचारी और हमारे जो है सुरक्षा कर्मचारी जितने हैं, डेली वेजेस जितने हैं, उनकी तनख्वाह की आज बात आई है। बरसों से 10,000 के करीब में तनख्वाह उनको मिल रही है, और आजकल के जमाने में 10,000 क्या होता है एक फैमिली को पालने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिखाई के लिए, बताइए। उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, बरसों से लड़ रहा हूँ मैं। जो हमारी मैस के कर्मचारी 120 लड़के हैं, मैं उन मैस कर्मचारियों का अध्यक्ष भी बरसों रहा हूँ। मेरे दिल में पीड़ा है उनके, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी लड़ाई मैंने 250-300 रुपए की मजदूरी से वो थे, आज वो 10-12 हजार की मजदूरी पे हैं, तो तब भी मैं उनके साथ खड़ा था, आज भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो उनकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ मैं। कल परसों फिर देहरादून जाने का काम कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि उनकी लड़ाई को भी मैं एकदम बहुत अच्छी तरीके से, उनको भी सम्मानजनक उनको जो है तनख्वाह मिले, उनके बच्चों को सैलरी मिले, और उनके बच्चे भी पले जी। सबका हक होता है। उनकी जमीनें गई हैं वहां पर, वही इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा का पूरा जो बना है जमीनों पर बना। आजकल जमीन आप जानते हो, जमीन देने को कोई तैयार नहीं रहता है। उन्होंने वहां पर मीलों के परिधि में जो है जमीन देने का काम किया, किलोमीटरों के परिधि में हजारों एकड़, हजारों नाली जमीन वहां पर देने का काम किया। तो ये लोगों ने अपनी रोजी रोटी उनको दे रखी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनके लिए लड़ाई लड़ें जी। आजकल तो जमीन, मैं जब विधायक था, एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने अपने विधानसभा में उस समय कहा कि भाई मैं खेल से जुड़ा हुआ आदमी हूं, तो मैं स्टेडियम बनाना चाहता हूं। मैंने चकोटिया में भी और जाली साइड में भी मैंने कहा भाई जमीन लाओ, जमीन दो हमें, हमें किसी ने जमीन नहीं दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बगवाली बकर क्षेत्र का। एक बहुत अच्छा ग्राउंड जो है हमने जो है बिंता में बनाया, वहां हमें बिंता स्कूल वालों ने जमीन दी, और उसमें एक बहुत अच्छा स्टेडियम इस समय बन के खड़ा है। दूसरा है छाना गोलू क्षेत्र है, अभी वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट खेलों का अभी बच्चों का हुआ भी था, वहां के लोगों ने हमें जमीन दी। आज वो स्टेडियम देखने लायक है, इतना बड़ा स्टेडियम हमने वहां पर बनाने का काम किया। जब हम सालों साल बच्चों को, वहां के लोगों को खेल किटें
स्पोर्ट्स की किटें, हर चीजें देने का काम करते हैं, तो हमें उनके लिए ग्राउंड भी बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए क्षेत्र के लोगों को भी सोचना चाहिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं कभी उसका उत्तर नहीं देता हूँ। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, आप तो ओलंपिक संघ के हो, आप खेल से जुड़े हो, आपने हमारा स्टेडियम क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, जब जमीन नहीं दोगे तो हवा में बना देंगे स्टेडियम? बताइए, जमीन नहीं दोगे तो काहे में हवा में बनाए? हमें जिन्होंने जमीन दी, 2 जगह हमें जमीन मिली, हमने भव्य स्टेडियम बनाने के काम किए वहां पर। और जगह भी हमें जमीन मिलती, हम उसको भी बनाने का काम करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं जैसे हमारा मिशनरी वालों का फील्ड है, इसमें बना दो। वो तो बनाई है, फील्ड तो है, और उसमें इंडोर बना दो या अन्य चीज बना दो। भाई वो मिशनरी वालों का है, हमें तो आप जमीन दीजिए, उसका प्रोसेस है कि हम उसको खेल विभाग के नाम पे, युवा कल्याण के नाम पे जमीन हो जाएगी, इसकी रजिस्ट्री वहां को हो जाएगी। रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत ही जो है हम लोग जो है उसमें पैसा उत्तराखंड सरकार देती है। सरकार कभी खेलों के लिए मना नहीं कर रही है। हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार ने, माननीय धामी जी ने, मैं कहना चाहूंगा इनके नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय खेल हुआ अभी यहाँ पर। मुझे गौरव है यह कहते हुए, आज हम उत्तराखंड के 25 खेलों को, कितना ही तूफान, कितनी बारिश, कितना ही कुछ आ जाए, हमारे पास 25 खेलों को एक साथ कराने के लिए स्टेडियम, आज इंडोर स्टेडियम अवेलेबल है उत्तराखंड के अंदर। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सारे खिलाड़ियों को हम लोग जो है, जो खेलों में जिनने जिनने यहाँ पर प्लेस मारी नेशनल लेवल पर, उनको नौकरी देने का काम करना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है जी, ये बहुत बड़ा बेड़ा है। 400 से अधिक लोगों ने मेडल जीतने का काम किया, 107 मेडल लेके 7वें स्थान पर पहली बार उत्तराखंड रहा। तो ये एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी खेलों के उसमें उपलब्धि है। हमारे अगल बगल में आप देख रहे हैं बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, आज तक जो है नेशनल खेल नहीं करवा पाया। हमारे उत्तराखंड को बने हुए भी 20 साल हो रखे हैं, 20-22 साल, 20-22-25 साल हो रखे हैं। तो हमने ये राष्ट्रीय खेल जो है करवा दिए, और बहुत अच्छे पायदान में, मेडलों की बहुत अच्छे पायदान में 103 मेडल लेने के बाद उत्तराखंड खड़ा रहा। ये हमारे गौरव की बात है। आज हमारे पास अभी कल परसों ही जो है फेंसिंग की ऑल इंडिया यहाँ समाप्ति हुई है। कल से 28 तारीख से एशियन फेंसिंग फेडरेशन के कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे हरिद्वार में हमारी कबड्डी जो है इंटरनेशनल लेवल की कबड्डियां वहां पर हो रही है। हमारा टेबल टेनिस देहरादून में इंटरनेशनल लेवल पे टेबल टेनिस यहाँ पर हो रहे हैं। हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो टिहरी झील में ऐतिहासिक वर्क वहां पर हो रहा है। हमारे वाटर स्पोर्ट्स का जो हो रखा है, हमारे पास आज इतनी संभावनाएं खेलों की हो चुकी हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, आने वाला भविष्य जो है हमारे खिलाड़ियों का बहुत ज्यादा उज्जवल है। उत्तराखंड के अंदर खेल यूनिवर्सिटी बन गई है जी, खेल यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है। स्पोर्ट्स कॉलेज को तांते लग गए हैं, इतने स्पोर्ट्स कॉलेज बन गए, इतने स्पोर्ट्स हॉस्टल बने हुए हैं। तो खेलों को भी बढ़ावा यहाँ पर मिलने का काम हो रहा है। तो हम विकास की तरफ भी, खेलों की तरफ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारी देवभूमि भी है और यही हमारी खेल भूमि भी हो गई है। इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। थोड़ी बहुत हम अपने युवाओं को नशे से दूर रखने का काम करें, और यह एक संदेश पूरे पहाड़ के अंदर भेजने का काम करें कि नशे से हमें बहुत नुकसान हो रही है, हमारे आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां खराब हो रही हैं, और हमारे स्पोर्ट्समैन भी अगर नशे से दूर रहेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर गांव में खेल हो, हर गांव में स्पोर्ट्स हो, हर लोग खेल से जुड़े। ऐसी हम आगे को और भी स्कीमें बना रहे हैं। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी हम कोचों को देने का काम करें, ग्राउंड देने का काम करें। अब लोग बात सोचते हैं, मान लिया किसी को विधायक बना दिया, या किसी को ब्लॉक प्रमुख बना दिया, या किसी को कुछ जिला पंचायत बना दिया, तो उस क्षेत्र की जहाँ 5 साल के लिए बना रखा है इनको, 5 साल में ये जो है सारा विकास जितना है 5 साल में हो जाना चाहिए। तो ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? 5 साल में तो उसकी सीढ़ियां रखनी पड़ेगी, नींव रखनी पड़ती है, धीरे धीरे कैसे उसको आगे को बढ़ाएंगे। अगर हमारा
2000 में उत्तराखंड बना, 25 साल बने हो रहे। अब हम उसको कहते हैं भाई 2002 में पहले चुनाव हुए, 2007 में दूसरे चुनाव हुए, हमें 5 साल में भैया तुमने तो बिल्कुल एकदम डेवलप कर देना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, आज 25 साल हो गए, हर क्षेत्र में जी हम लोग ये आगे विकास एक सतत प्रक्रिया है। आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लगातार बढ़ते जाएंगे आगे। विधायक जी, आपने बहुत ही, मैं कहूँगा, डिटेल में अपने विजन हमारे सामने रखे और बहुत ही अच्छी बातचीत आपके साथ हमें भी और हमारे दर्शकों को भी जरूर इसको सुन के लगेगा। मैं वैसे तो बहुत लंबे और भी प्रश्न हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और 2027 के चुनाव से पहले मुझे यकीन है आप दोबारा हमें समय देंगे और हम दोबारा बैठेंगे और दोबारा हम अपनी बातचीत जरूर करेंगे। तो आज आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित जी पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका ये चैनल जो है, जो आपने खोल रखा है, ये आपने मुझे बताया कि हम पहाड़ी क्षेत्र में अभी शुरुआत कर रहे हैं और हमारे बड़े गिने चुने चैनलों में एक चैनल है, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई इसकी देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से आप अभी नए नए हैं, जिस तरीके से आप क्षेत्र के विकास के बारे में पूछ रहे हैं और जैसे इस भावना से अब अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा जब कभी कोई सहयोग चाहिए होगा तो हम आप लोगों के साथ हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक, बहुत बहुत द पहाड़ टॉक जो हमारे दोनों युवा भाइयों ने, हमारे शर्मा बंधुओं ने यह चलाया हुआ है और बहुत मेहनत के साथ आप जो कार्य कर रहे हैं, पूरे दिन रात पूरे पहाड़ में, पूरे प्लेन में घूम के लोगों के साथ संवाद बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं इस बात की, इनके चैनल को सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हमारा ये पहाड़ का यह चैनल बुलंदियों को छुए। धन्यवाद।